हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। अब तक की एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे नहीं छूटेगी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े अपडेटेड ब्रेकिंग न्यूज है क्या? बैटल ऑफ बंगाल में आज किसने क्या बयान दिए, कौन से इल्जाम लगाए? असम के अखाड़े में प्रियंका गांधी को महाभारत के पात्र शकुनी और धृतराष्ट्र क्यों याद आए? तो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रियंका और उनके भाई राहुल गांधी को कैसे करारा जवाब दिया, ये आपको बताऊंगे। और इन तमाम खबरों के पीछे दरअसल राजनीति क्या चल रही है और किस तरह से खिचड़ी पक रही है, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रियंका गांधी ने असम में महाभारत के पात्रों का जिक्र क्यों किया, और उसके साथ साथ बंगाल में दिल्ली में दीदी ने इस बार चुनावों को जनता के भविष्य की जंग क्यों कहा है। दीदी के सीक्रेट सियासी प्लान की बातचीत करने के लिए ममता की स्पेशल कमांडर महुआ मोइत्रा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में ठीक 20 मिनट बाद जुड़ेंगी। लेकिन आइए सबसे पहले हम जरा महाराष्ट्र की चर्चा करें। तो महाराष्ट्र के वसूली कांड में बीजेपी ने अपने आरोपों वाले हैंड ग्रेनेड सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ उछालने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांग रही है और महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्धव पर आरोपों का एक और ग्रेनेड उछालते हुए कहा है कि इतने इल्जाम लग चुके हैं कि अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। अगर जन के राज में और जिनका विश्वसनीय आदमी है, अगर उनका जो हैंडल है एक तरह से, उसी को वही अगर प्लांट करता है, और ये एटीएस का ही आरोप है, तो ये क्या दर्शाता है, स्थिति क्या है? और अगर पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री कैसे वसूली करता है, यह अगर बताता है तो उसके साइन से ही आया है ना पत्र। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि अगर मंत्री आरोपों पर इस्तीफा देने लगे तो सरकार कैसे चलेगी? हाँ, क्योंकि बहुत गफले हैं, तो कहाँ रहेगी सरकार। तो चाहे मेट्रो शेड का मामला हो, सुशांत केस का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, राज्यपाल के साथ भिड़ंत का मसला हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर महाराष्ट्र अंगड़ी गठबंधन की सरकार को गिराने या घिरने की पुरजोर कोशिश की है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के दिल का रिश्ता हुआ वो घाव है जिसमें कांटा फंसा हुआ है। खून रिश्ता रहता है और भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं कर पाती। बीजेपी उद्धव सरकार पर ऑलराउंड अटैक कर रही है, तो शरद पवार उसके डिफेंडर इन चीफ बन गए हैं। वो अपने मंत्री अनिल देशमुख को भी आरोपों की मिसाल से बचा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के लिए भी सुरक्षा कवच एक्टिव किया हुआ है। आज पवार ने दिल्ली में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही बातें दोहराई कि परमबीर सिंह ने उनके होम मिनिस्टर पर सीरियस आरोप लगाए हैं, लेकिन मामले की इन्वेस्टिगेशन का फैसला तो सीएम उद्धव ठाकरे ही लेंगे। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। जो बात जांच, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था, अभी जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर जैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी डिमांड नहीं है। मगर डिमांड हो सीएम साहब को हो सकती है, तो उनका अधिकार है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बीते 24 घंटे में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी के ही नेता अनिल देशमुख को बचाने की पुरजोर कोशिश की है। एक बात हम आपको बता दें कि अगर आज आप 5 प्रमुख एनसीपी के नेताओं का नाम लें तो अनिल देशमुख उसमें शामिल होते हैं। शरद पवार का जबरदस्त भरोसा है अनिल देशमुख पर, और यही वजह है कि गृह मंत्रालय के लिए अनिल देशमुख को मनोनीत किया गया था, क्योंकि बिना शरद पवार से पूछे देशमुख शायद एक हस्ताक्षर भी नहीं करते। उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ बयानों की बमबारी इंडिपेंडेंट एमपी नवनीत राणा भी कर रही हैं, और राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। नवनीत राणा ने संसद के भीतर भी उद्धव ठाकरे पर बयानों के बम फोड़े और बाहर आकर कहा कि उद्धव के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। हमारी मांगनी भी है कि उद्धव ठाकरे की भी नार्को टैक्स होनी चाहिए। उसके साथ
सचिन वाजे और परमवीर सिंह जो एक्स कमिश्नर मुंबई के रहे हैं, उनकी भी नार्कोटिक्स होनी चाहिए। तो उससे पता लगेगा कि इसमें फंसने वाला कौन है और कौन किसके ऊपर ब्लेम लेके जाता है और कौन ये पूरी चीज़ को, गेम को चला रहा था। सबसे पहला पॉइंट। और जब हमने ये विषय अंदर सदन में रखा, तो रखने के बाद जब शिवसेना सब प्रोटेस्ट करने लगी, तो उसके दौरान जब प्रोटेस्ट, मेरा स्पीच खत्म होते होते जब फ्लोर लीडर के साथ बाकी शिवसेना क्रॉस हुई, तो अरविंद सावंत जी ने मेरे को स्पष्ट धमकी दी कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है, तुम्हें जेल में डालेंगे और तुम्हें घूमने नहीं दिया जाएगा। नार्को टेस्ट की दुहाई देते नेताओं की इस बात की पूरी जानकारी है कि नार्को टेस्ट सिर्फ एक असिस्टेड एनालिसिस का टूल है, ना तो इसकी कोई कानूनी वैधता है और ना ही कोई भी कोर्ट इस टेस्ट की रिपोर्ट को संज्ञान में भी लेता है। लेकिन मजा तो इसमें है कि बेहोशी की हालत में बोले गए शब्दों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में छवि बिगाड़ने के लिए एक प्रमुख हथियार के तौर पर जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर आरोपों की मिसाइलें और स्टेन गन चल रही हैं, तो खुद शिवसेना अपने बयानों से आग लगाए हुए है। शिवसेना के चीफ प्रवक्ता संजय राउत के स्टेटमेंट से तो यही लगता है। राउत, जो कल तक मुंबई के एक्स कमिश्नर परमवीर सिंह की तरफदारी कर रहे थे, आज धमकाने लगे हैं। राउत ने कहा कि मामले की जांच ईडी करे या उससे भी बड़ी एजेंसी, पर आग और भड़की तो बहुत से लोग जलेंगे। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे, तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे। पल में तोला पल में माशा पुरानी कहावत है और हमारी आज की राजनीति के लिए बड़ी ही सार्थक भी। जब तक कोई अधिकारी, नेता, चिंतक या विश्लेषक उससे फायदा मिलता रहता है, लोग उसे अपने पास रखते हैं। जैसे ही बोझ बनने लगता है, ऐसे किनारे करते हैं जैसे कि देखने वाला सोचता रहे, भाई कभी साथ में थे क्या। शिवसेना ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर के साथ बिल्कुल यही किया है। असम में आज गृह मंत्री अमित शाह ने 3 रैलीज की। अमित शाह ने तीनों रैलीज में बदरुद्दीन अजमल का नाम लेकर कांग्रेस पर जैसे बम फोड़ा, वो ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। असम के माजुली में बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस के गठबंधन और असमिया अस्मिता की रक्षा का सवाल उठाते हुए अमित शाह ने कैसे राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया, देखिए। हमारे काजीरंगा के जंगलों की भूमि कब्जाई थी, वही बदरुद्दीन अजमल आज कांग्रेस की गोदी में बैठकर सरकार बनाने के लिए आया है। मित्रों, सरकार बनाने के लिए मैं विशाल सभा के सामने कांग्रेस के राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आसाम की जनता को बताओ, एक गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आप आसाम को कैसे घुसपैठिया मुक्त बनाओगे भाई? आप बताओ भाई। जिस सरकार में बदरुद्दीन अजमल हो, वो आसाम में घुसपैठ रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? आप घुसपैठ चाहते हो क्या? आसाम के अंदर घुसपैठ रोकनी है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, और कोई नहीं रोक सकता मित्रों, और कोई नहीं रोक सकता। बदरुद्दीन अजमल के नाम के साथ ही असम में भारतीय जनता पार्टी का आशय क्या है, ये वोटरों से छिपा हुआ नहीं है। चाहे जेएनयू का मामला हो, सीएए, एनआरसी का मसला हो, किसान आंदोलन में विदेशी ताकतों के शामिल होने का मसला हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर कांग्रेस को देश विरोधी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। असम में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति फिलहाल चरम पर है और चुनावों के नतीजे बताते हैं कि इसका फायदा किन किन पार्टियों को हुआ है। प्रियंका गांधी ने आज असम में 4 रैलीज की और असम में गोलाघाट में प्रियंका का बीजेपी सरकार पर अटैक ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। मंच से प्रियंका ने कहा, असम बीजेपी में 2 गुट हैं। एक गुट के नेता शकुनी मामा जैसे हैं तो दूसरा महाभारत के धृतराष्ट्र जैसे। सुनिए मंच से प्रियंका ने कैसे असम बीजेपी पर बम फोड़ा। सच्चाई ये है, असम भाजपा के 2 गुट हैं। जैसे महाभारत में शकुनी मामा थे और धृतराष्ट्र थे, उसी तरह से आज असम की सरकार में भी एक शकुनी मामा समान नेता है और एक धृतराष्ट्र समान नेता है। दोनों ने
असमिया जनता को धोखा दिया है। धृतराष्ट्र समान नेता ने इस तरह से धोखा दिया कि एक समय में उन्हें जातीय नायक कहा जाता था और उसी जातीय नायक ने 6 जनजातियों के साथ धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि आपको अलग दर्जा मिलेगा, लेकिन नहीं दिया। SI में जो भर्ती का स्कैम हुआ उनके ही रहते हुआ, और सबसे बड़ा धोखा कि का आंदोलन हुआ, उनकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने का को लागू किया। ये कहने के बाद कि का लागू नहीं होगा, सरकार में आते ही उन्होंने का को लागू किया। महाकाव्य मेघदूत लिखने वाले कालिदास के बारे में चर्चित है कि ज्ञान पाने से पहले वो ऐसे मूर्ख थे कि जिस पेड़ की शाखा पर बैठे थे उसे ही काट रहे थे। कांग्रेस का इतिहास इससे कुछ भिन्न नहीं है। गुजरात के चुनाव में जब मुख्यमंत्री के पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी को कितना भारी पड़ा था कांग्रेस अच्छे से जानती है। चाय वाला कहना 2014 में कितना भारी पड़ा दुनिया जानती है। फिर भी प्रियंका गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, इसका फायदा कांग्रेस को होगा क्या? असम के जोनाई में अमित शाह ने कांग्रेस पर विस्फोटक अटैक किए। मन से विकास बनाम आतंकवाद का नारा देते हुए कहा, जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और बीजेपी आती है तो विकास आता है। सुनिए अमित शाह ने कैसे लोगों से सवाल करते हुए कांग्रेस का घेराव किया। 5 साल में एक भी आंदोलन हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कोई गोली से मरता है क्या? आतंकवाद होता है क्या? इसका मतलब साफ है, जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है। आपको आतंकवाद चाहिए या विकास चाहिए, इसका चुनाव करने का ये चुनाव किसी विधायक को चुनने का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को चुनने का नहीं है, आसाम के भविष्य को संवारने का चुनाव। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई चुनाव नहीं छोड़ा जिसमें उसने कांग्रेस की बखिया नहीं उधेड़ी। पाकिस्तान प्रेम या दरअसल पाकिस्तान परस्ती पर कांग्रेस को न रगड़ा और सेना के गौरव या सैनिक कार्रवाई पर कांग्रेस के सवालों पर कांग्रेस को नहीं लपेटा। अब ये बात तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ने भी साफ तौर पर कही थी। एक ही बात को मंच से हर बार कहिए, बार बार कहिए, दिन में 100 बार कहिए, लोग उसे सच मान लेते हैं। असम में आज प्रियंका गांधी का अटैकिंग मूड सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है और बीजेपी की तरफ से विकास वर्सेस आतंकवाद को मुद्दा बनाया गया तो जवाब में प्रियंका ने भूपेन हजारिका के गीत की लाइन को मंच से पढ़कर बीजेपी पर वार किया। बोली, 5 साल में बीजेपी ने असम को गरीबी और दुखों से भरा है। नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रियंका ने और क्या कहा, सुनिए। भूपेन हजारिका जी की एक बहुत मशहूर लाइन थी, हमिया खोमिया नो हो दुखिया। लेकिन 5 सालों में भाजपा की सरकार ने क्या किया है? असम प्रदेश को गरीबी और दुखों से भरा है। उन्होंने आपके लिए जिस तरह वादे किए थे आपको कि काम करेंगे, उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया। इनके खुद की नीति आयोग की एक रिपोर्ट निकली जिसमें लिखा था कि भाजपा शासन में असम में गरीबी बढ़ गई है। अब चुनाव का समय आ गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? भूपेश बघेल जी ने भी आपसे कहा, आज असम की सच्चाई ये है कि असम की सरकार अनेक सिंडिकेट से घिरी हुई है। भूपेन हजारिका का नाम लेकर प्रियंका गांधी आज भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। बस ये भूल गई कि भूपेन हजारिका जब तक जीवित थे तब तक लगातार कांग्रेस विरोध के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उन्हें कोट करके बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई है। राजनीति में अवसरवाद बड़ी सीधी सी बात है। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है। ब्रेक के बाद बंगाल की बात और सीधे टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा से सवाल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।